शास्त्र में लिखा, सीधा सोए रोगी, उल्टा सोए भोगी। उस रोग को लंबे समय तक भोगना तो उल्टा सोना शुरू करो। सीधा सोएंगे तो कोई ना कोई रोग लग जाएगा। गृहस्थी सोए बाएं, कीप टू द लेफ्ट, स्लीप टू द लेफ्ट। और दाएं सोए योगी। किसको कहा गया योगी? कृष्ण को, शिव को, महायोगी। ये सब लोग राइट साइड सोते हैं। विष्णु भगवान राइट साइड, बाबा बालकनाथ राइट साइड, गुरु नानक देव जी राइट साइड, महात्मा बुद्ध राइट साइड। किसी एक की भी लेफ्ट की लेटे की फोटो या मूर्ति नहीं है। तू दाता दातार तेरा दिता खावना, क्यों बोलना? क्यों बोलना ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु? क्यों बोलना अन्न ग्रहण करने से पहले विचार मन में करना है? क्यों बोलना ये सब? ये शास्त्र में लिखा हुआ ना, मेरा तो लिखा नहीं हुआ कुछ। तो ये सब क्यों बोलना कि हमारा कंसंट्रेशन ऑफ माइंड खाने में रहे। तो मैं व्यूअर्स से निवेदन करूंगा, हमारी बॉडी का फ्यूल कुछ और नहीं है। 100% ब्रेन और पेट ये तो आपस में जुड़े हुए हैं। आपका ब्रेन शांत नहीं है तो मुझे नहीं लगता आप पेट में कुछ पचेगा। पेट को ऑर्डर ही नहीं जा रहा ना। ब्रेन ने ऑर्डर देना है मुंह को कि सलाइवा ढेर सारा निकालो, तो सलाइवरी ग्लैंड तो आपने ब्रेन को किसी और काम में लगा दिया, कहीं और उलझ रहे हैं आप, कहीं और ध्यान है आपका, आप स्ट्रेस में ज़्यादा हैं तो खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा। राइट। Hello everyone, welcome back to Cognify Presents Beyond the Surface podcast. My name is Harsh Katoch, and today we have a very special guest with us, Mr. Ajay Gandhi. Hi sir, कैसे हैं आप? बढ़िया, एकदम बढ़िया। कैसे हैं? कैसे चल रहा है सब कुछ? एकदम बढ़िया। मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ सर को। ही इज़ ए प्रैक्टिसिंग न्यूरोथेरेपिस्ट, राइट? ये पंजाब के पहले न्यूरोथेरेपिस्ट हैं जो काम इन्होंने शुरू किया था पंजाब में, राइट? 99 जी। मैं चाहूँगा सर आप थोड़ा सा अपने बारे में हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताएं। मेरा नाम अजय गांधी, जैसा इन्होंने बताया, मैं पिछले 24 साल से न्यूरोथेरेपी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और पूरे देश भर में न्यूरोथेरेपी के प्रचार प्रसार के लिए जाता रहता हूँ। पूरे ऑल इंडिया में, सब पूरे हर स्टेट में जाना होता है मेरा। यहाँ पे सर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, आपने कहा कि आपने अपनी शुरुआत करी 99 में और आप पंजाब के पहले न्यूरोथेरेपिस्ट थे। मैं आपको पूछना चाहता हूँ सर, आपकी जो इंस्पिरेशन थी, आपने ये स्टार्ट जैसे किया, आपकी इंस्पिरेशन कहाँ से लिया आपने? मैं 99 तक मेडिसिन का जो बिजनेस करता था मैं जी, अबोहर सिटी में। ओके। तो 99 में मुझे सेवा भारती के एक प्रचारक हैं वो मिले। उन्होंने मुझे कहा कि बॉम्बे में एक ऐसी थेरेपी है जो ऐसा खाली बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को फ्यू सेकंड प्रेस करने से लोग ठीक होते हैं वहाँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि देख के आओ, वहाँ कुछ स्टूडेंट भेजने हैं जो इसमें इंटरेस्टेड हों। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अगर मुझे खुद को ही नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, मैं किसी को कैसे भेजूं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो वहाँ जाकर फिर मैंने बॉम्बे में, तो मैं तो एक्चुअल तो मैं देखने गया था। ओके। मैं घर से सीखने के, मतलब आप जो वहाँ पे गए थे सबसे पहले आपका मोटिव यही था कि आप वहाँ पे घूम के रहो थोड़ा? हाँ, मैं यही कह लो कि मैं वहाँ घूमने के लिए बॉम्बे जा रहे हैं, तो कभी बॉम्बे गए नहीं थे, तो बॉम्बे जाएंगे इस बहाने, देख के आएंगे क्या चीज़ है, क्या साइंस क्या है इसके पीछे। तो वो जब वहाँ गए तो गुरुजी से मिले, डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी से। तो उनसे मिलने के बाद तो मुझे लगता नहीं कोई भी ऐसा होगा कि वो छोड़ के आ जाए वहाँ से। फिर उन्होंने कहा कि एक सेमेस्टर क्लियर करके जाओ। तो फर्स्ट जो 3 मंथ का 1 सेमेस्टर था मैंने क्लियर करके फिर वहाँ से आप इंट्रोड्यूस हुए न्यूरोथेरेपी में? हाँ, वहाँ से मैं न्यूरोथेरेपी में इंट्रोड्यूस हुआ, फिर वापस आया, फिर आकर घर वालों को जब बताया कि मैं एक ऐसी थेरेपी है वो सीखने जा रहा हूँ, तो नेचुरल है, आप भी जानते हैं ये राह कोई आसान नहीं होती है। ऐसा टॉपिक जो दुनिया में किसी को पता ही नहीं है, दुनिया में माने
किसी को पता नहीं है अभी, बिल्कुल खास बिल्कुल करके पंजाब में कहूँ तो किसी को नाम भी नहीं पता था कि क्या डॉक्टर लाजपत राय मेहरा थेरेपी क्या चीज़ है। जी। तो सर मैं यहाँ पे थोड़ा-सा आपसे ना रिलेट कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक ऐसी फ़ील्ड से हूँ जो है साइकोलॉजी, राइट? साइकोलॉजी के बारे में भी लोगों को बहुत कम पता है। साइकोलॉजिस्ट के बारे में, साइकियाट्रिस्ट के बारे में, थेरेपिस्ट के बारे में। लोगों को एग्ज़ैक्टली ये नहीं पता कि थेरेपिस्ट करता क्या है या साइकोलॉजिस्ट करता क्या है या साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के बीच में डिफ़रेंस क्या है? एक सिंगल नाम है दोनों के बिल्कुल, लिए, एक ही पागलों का डॉक्टर। पागलों का डॉक्टर। तो हमें बस ऐसे यही समझते हैं कि पागलों का डॉक्टर है, इसने भी वही काम करना है, उसने भी वही काम करना है, लेकिन दुनिया जहान का डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। साइकोलॉजिस्ट वो होता है जो कि आपको थेरेपी प्रोवाइड करता है, और एक साइकियाट्रिस्ट वो होता है जो आपको मेडिसिन से ट्रीट करता है। साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट साथ में बैठ करके डायग्नोसिस देते हैं। तो मेरे को आपकी ये बात थोड़ी-सी रिलेटेबल लगी, यहाँ से मैं रिलेट कर सकता हूँ। क्योंकि मैं जब इस प्रोफ़ेशन में आया था, मेरे को भी ऐसा लगता था कि लोगों को पता ही नहीं है एग्ज़ैक्टली कि ये है क्या? वही, और वो स्टिग्मा है ना, वो आपने कहा पागलों का डॉक्टर, वो बिल्कुल सही बात थी। अच्छा सर, मैं यहाँ से आपसे पूछना चाहूँगा कि न्यूरोथेरेपी एग्ज़ैक्टली होती क्या है? व्हाट इज़ एग्ज़ैक्टली न्यूरोथेरेपी, करते क्या है उसको? हाँ, एक तो ये नाम डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी ने ऐसा रखा कि काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। अभी से अगर मैं एग्जैक्टली कहूँ तो ये डॉक्टर लाजपत राय मेहराज थेरेपी है। ठीक है। ये उनकी खोज है। उन्होंने बचपन में जो घर में जो दाई माँ आते थे, जी। उनसे सीखा कि नाभि अपसेट है तो उसको ठीक कैसे करते हैं। और लेटर ऑन जब बड़े हुए तो उन्होंने ये प्रैक्टिस शुरू की। वो प्रैक्टिस करते करते उन्होंने ये सारा, उनको लगा कि बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को अगर फ्यू सेकंड्स प्रेस करते हैं तो इससे कुछ ना कुछ ठीक होता है लोगों का। नेवल अपसेट होना, एक पंजाब में जिसे धरन ठीक करना कहते हैं, जी। गुजराती में पिचोटी ठीक करना बोलते हैं जिसको। तो ये अलग अलग नाम से पूरे देश भर में कुल मिला के नाभि ठीक होती है, और नाभि को ठीक करने वाले लोग देश भर में हैं। जी। लेकिन डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी ने इसके पीछे की साइंस को ढूंढा कि आफ्टर ऑल पैर का पर्टिकुलर कोई हिस्सा या टांग का, थाई का, काम मसल का, बाजू के अलग अलग हिस्से में प्रेस करने से आफ्टर ऑल होता क्या है। तो इसी को पूरा उन्होंने जब ये कि शरीर के अलग अलग पार्ट्स को हाथ से प्रेस करेंगे तो कुछ ना कुछ ठीक होगा, फिर इस पे उन्होंने रिसर्च की। लगभग 37 ईयर तक उन्होंने कॉन्टिन्यूस डिफरेंट पॉइंट पे प्रेस किया, और उसके अलग अलग डिजीज़ के उन्होंने रिजल्ट पाए। तो जब वो ये रिजल्ट्स मिले तो हम नेचुरल है, जब ये ख्याति तो रहती नहीं है कहीं एक जगह टिक के, तो ये खुशबू जब एलोपैथी के डॉक्टरों तक गई तो उनको लगा कि एक बार देख के आना चाहिए, ऐसा कौन है जो ऐसी डिजीज़ जिनको बोल दिया कि इनका ट्रीटमेंट नहीं है और वो कर रहे हैं। तो डॉक्टर आना शुरू हुए उनके पास, फिर उन्होंने ये बताना शुरू किया उनको ये क्या साइंस है, अगर ना ये क्या ठीक हुआ है, उसके अकॉर्डिंग क्या एक्टिवेट हुआ इस पॉइंट देने से। जी सर मेरा यहाँ से एक टेंजेंशियल क्वेश्चन निकल करके आ रहा है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे को एज ए नॉर्मल सिटीज़न या फिर नॉर्मल व्यूअर, मैं ये सुन के थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो सकता हूँ कि ये शायद फिज़ियोथेरेपी है या फिर मेबी ये एक्यूपंक्चर है। ये क्या मेरा मानना सही होगा? नहीं, ये टोटल डिफरेंट है। ओके। मुझे मालूम नहीं है कि फिजियोथेरेपी से आप माइग्रेन ठीक कर सकते हैं क्या? जी। आई डोंट फिजियो नो। फिजियोथेरेपी से आप जो किसी भी कारण अगर कोई ब्रेन ऑप्टिक नर्व के अंदर क्लॉट आ गया है तो फिजियोथेरेपी देके वो क्लॉट रिमूव किया जा सकता है क्या? आई एम नॉट श्योर सर। तो मैंने एक शायद एक्यूप्रेशर के किसी थेरेपिस्ट से पूछा था। ऐसे ही मैं कहीं इंटरव्यू दे रहा था तो मैंने उनको कहा कि मुझे नहीं लगता एक्यूप्रेशर में लूज मोशन का। फिर उन्होंने बताया नहीं, एक्यूप्रेशर में लूज मोशन का ट्रीटमेंट देते हैं। मैंने सुना नहीं कभी कि लूज मोशन के लिए कोई एक्यूप्रेशर कराने गया हो। लेकिन न्यूरोथेरेपी में एक सिंगल ट्रीटमेंट है, और ये आपको हार्म नहीं, जैसे एलोपैथी की मेडिसिन खाने के बाद तो बड़े दिन तक पेट में अपसेट रहता है। राइट।
लेकिन वो एक सिंगल ट्रीटमेंट देंगे नेचुरल वे से हमारी बॉडी जो है, क्योंकि इसमें कोई मेडिसिन तो दिया नहीं हमने, बॉडी के ही अलग अलग पार्ट्स को प्रेस किया जिससे हमारे इंटरनल जो ग्लैंड्स या ऑर्गन एक्टिवेट हुए हैं उनसे निकलने वाले केमिकल या हार्मोन ने अपने आप इलाज किया है, दवाई खाने की जरूरत। राइट सर, मैं थोड़ा सा टेक्निकल करूँगा इस बात को। हमारे ब्रेन में ना और हमारी बॉडी में 2 टाइप के सेल्स होते हैं, ग्लाया सेल्स पता होंगे आपको। एक होते हैं ऑब्लिगोडेंड्रोसाइट्स, एक होते हैं शॉन सेल्स। मैं यहाँ से थोड़ा-सा जो मैं अपनी समझ के थ्रू समझ पा रहा हूँ कि ऑब्लिगोडेंड्रोसाइट्स तो चलो जो ब्रेन में होते हैं वो तो होते ही हैं। शायद ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप शॉन सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। क्या मेरा मानना सही होगा या? मैं पर्टिकुलर किसी सेल को सीधा सीधा एक्टिवेट करता हूँ ऐसा, हम लोग एक ग्लैंड्स या ऑर्गन को एक्टिवेट करते हैं, उनसे निकलने वाले। अब मैं कहूँ मैं पेनक्रियाज को एक्टिवेट करता हूँ, तो पेनक्रियाज में केवल दुनिया को एक ही नाम याद है, वो है इंसुलिन। बिल्कुल, कि पेनक्रियाज इंसुलिन बनाता है, लेकिन पेनक्रियाज और कितने केमिकल रिलीज करता है किसी को मालूम नहीं है। पेनक्रियाज में सोमैटोस्टैटिन भी रिलीज करता है, होते हैं, उनको एक्टिवेट करके कैंसर का इलाज किया जा सकता है और हम करते हैं और उसका रिजल्ट है। ओके, सो दिस इज साइंटिफिक, वेरी साइंटिफिक इन नेचर, टोटली साइंटिफिक इन नेचर। बिल्कुल सही सर। सर मेरा आपसे ये अगला सवाल ये होगा कि कौन से एज पॉपुलेशन न्यूरोथेरेपी को यूज कर सकते हैं? न्यू बॉर्न बेबी डे 1 से लेकर जब तक बॉडी में ये हार्ट काम कर रहा है तो बंदा जिंदा है, तब तक कितने ईयर का भी हो वो किसी भी डिजीज के लिए ट्रीटमेंट ले सकता है। इसमें कोई एज का कोई कि मैं 80 का हो गया हूँ कि मैं 26 का हूँ, तो हमारे पास मैं उदाहरण दूँ तो न्यू बॉर्न बेबी में बच्चा रोया नहीं है। बहुत कॉमन आजकल ये है कि बर्थ के बाद बच्चे ने लेट क्राई है या रोया नहीं है, तो लेट क्राई और डिड नॉट क्राई दोनों में ही कॉम्प्लिकेशन, लेटर ऑन कॉम्प्लिकेशन आती हैं। राइट, तो बच्चा मेंटली रिटार्डेड तक भी राइट हो जाता है, बिकॉज ऑक्सीजन बिल्कुल ब्रेन में नहीं गया होता है और इट इज मैंडेटरी कि वो जैसे ही बर्थ हो उसका रोना इम्पोर्टेंट होता है। जी प्लीज कंटिन्यू सर। तो वो अगर रोया नहीं है तो वो ना रोने की वजह से ब्रेन में जहाँ ऑक्सीजन नहीं गई तो वो पार्ट डेवलप नहीं होता। एलोपैथी साइंस में तो यही बताया गया, और वो फिर कॉम्प्लिकेशन सारी उम्र बच्चे को रहती है। न्यूरोथेरेपी में से ठीक किया जा सकता है, उसे तुरंत ट्रीटमेंट दे के, मान लो अगर वो अभी हुआ है और वो नहीं रोया है तो MRI कराओ, फिर कंफर्म करो कि उसमें डैमेज हुआ कि नहीं हुआ। इससे अच्छा है कि आप तुरंत ट्रीटमेंट ले लें। ओके, मदर सीख ले, छोटा सा ट्रीटमेंट है, सिखा भी देते हैं हम लोग कि इसको बच्चे को रोज, तो न्यू बॉर्न है तो क्लिनिक में तो लेके आने की जरूरत नहीं है, इसको घर में कर लो, नहीं है तो थेरेपिस्ट घर जाके रोज ट्रीटमेंट दे सकता है। ऑलराइट सर, मैं आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा इसको टेक्निकल कर सकते हैं आप थोड़ी सी टेक्निकलिटीज बता सकते हैं इसकी? हाँ, मैं टेक्निकली अगर सिंपल रूटीन में होने वाली डिजीज से लेकर कफ कोल्ड, सिंपल जो कफ कोल्ड, उसमें कैसे न्यूरोथेरेपी से जो है, और बड़ी बड़ी डिजीज कैंसर और HIV तक का पेशेंट भी इससे लाभ ले सकता है। तो कैसे सिंपल, अगर रूटीन में क्या प्रॉब्लम्स है आजकल, मसल स्पाज्म जिसकी वजह से कमर में दर्द है, नेक पेन है, तो मसल्स को क्या नहीं मिल रहा, उसको न्यूट्रिशन चाहिए, मसल को उसको इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए, उसको मिनरल्स चाहिए, वो मसल के अंदर जा नहीं रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि हमारे पच नहीं रहे हैं। तो पच नहीं रहे कि तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा। मैंने आम अगर लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो कहते खादा पीता लगता नहीं। तो खाया पिया लगेगा कैसे कि आप खा रहे हैं, बहुत अच्छा देसी घी पी रहे हैं, लेकिन वो बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। 90% स्टूल में, 10% यूरिन में, मॉर्निंग में सब खाया पिया सब बाहर निकल रहा है। तो डाइजेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। हमारा डाइजेशन कितना अच्छा है ये हमारा मोशन बताता है। जैसे अगर मॉर्निंग मोशन में आपके धनिया, पुदीना, चने के दाने, मटर के दाने एज इट इज निकल रहे हैं, तो इट्स कॉल्ड अनडाइजेस्टेड फूड। वो पच ही नहीं रहा, तो पच नहीं रहा तो फिर वो उसमें से जो निकलना है, जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होने, वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा। तो एब्जॉर्ब फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो ठीक होना पड़ेगा जी। तो नेचुरल सिस्टम अगर 2 मिनट दे तो मैं बता देता हूँ साइंटिफिक क्या जी जी श्योर। हम लोग खाना खाते हैं, बिल्कुल 80% खाना मुंह में पचता है,
तो ढेर सारा सलाइवा चाहिए उस खाने के अंदर। इसलिए बुजुर्ग कहते हैं बेटा आराम से खाओ, धीरे धीरे खाओ। तो आपने खाना प्रॉपर च्यू करना है। जनरली कहा जाता था कि एक कोर को मुंह के अंदर 32 टाइम 32 बार चबाना चाहिए। तो इतना सलाइवा साथ में चला जाए। ये सलाइवा टाइलिन है, दुनिया का सबसे महंगा एंटीबायोटिक, तो वो साथ में जाना चाहिए। तो 90% खाना मुंह में पचता है, इसलिए उसमें हम लोग क्या करें 1 2 3 तो सीधा अंदर, बाकी फिर सारा काम पेट में करना पड़ रहा है। सेकंड जो है वो स्टमक का HCl प्रॉपर रिलीज हो, इसके लिए हमें बुजुर्गों ने बताया कि बेटा खाना खाते समय सारा ध्यान खाने में रहना चाहिए। हम टीवी में, बीवी में, मोबाइल में, फाइल में, इसमें घुसे हुए हैं और फिर साथ में खाना खाते हैं, तो एक ही चीज़ होगा, जो ब्रेन सुन रहा है वो तो सुनेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम स्टॉप हो जाएगा। सर मेरा यहाँ पे ना थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन निकल करके आ रहा है। क्या कंसंट्रेशन, दिमाग की कंसंट्रेशन या अटेंशन स्पैन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इफेक्ट करती है? 100%। ब्रेन और पेट ये तो आपस में जुड़े हुए हैं। आपका ब्रेन शांत नहीं है तो मुझे नहीं लगता आप पेट में कुछ पचेगा। पेट को ऑर्डर ही नहीं जा रहा ना, ब्रेन ने ऑर्डर देना है मुंह को कि सलाइवा ढेर सारा निकालो, तो सलाइवरी ग्लैंड, तो आपने ब्रेन को किसी और काम में लगा दिया, कहीं और उलझ रहे हैं आप, कहीं और ध्यान है आपका, आप स्ट्रेस में ज़्यादा हैं, तो खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा। राइट। सेकंड है पेट का HCl। जैसे ही मैं मन में सोचता हूँ कि मुझे खाना खाना है तो मुंह में सलाइवा आता है और स्टमक के अंदर से HCl रिलीज होना शुरू होता है ढेर सारा। ये HCl वो है जिसमें खाना एक वाइट पेस्ट में चेंज हो जाता है पेट के अंदर जाती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पेट के अंदर का pH कितना है, अगर आप मेडिकल साइंस में पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आएगा। ये हमारे टॉयलेट क्लीनर से भी ज़्यादा सख्त एसिड हमारे पेट के अंदर है। जी जी। तो उसमें अंदर अगर मटर का दाना, धनिए का जो है वो पत्ता वो पच नहीं रह पा रहा है, तो इसका मतलब आपने उसका कितना बेड़ा गर्क कर दिया है, पानी पी के, पहले से कुछ खा के ऐसा की, और या आपका ध्यान ही नहीं है। जी 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 जी। तो इसलिए ध्यान तो बहुत ज़रूरी है, आपका कंसंट्रेशन बहुत मस्ट है कि आप खाने में ध्यान दो 10 मिनट के लिए, सारे काम छोड़ के 10 मिनट के लिए खाना खा लो बस। सर मैं आपसे तो एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको अगर आप एक मैसेज दे सकें इसके रिगार्डिंग कि सिर्फ खाने के टाइम खाने पे ध्यान दें। मेरी बात तो ये सुनेंगे नहीं, आपकी बात ज़्यादा सुनेंगे। नहीं, वो मेरी सबकी, उनको ये ज्ञान आज मुझे नहीं लगता कि किसी को नहीं है। सबको पता है क्यों मंत्र बनाए गए, क्यों कहा गया तू दाता दातार तेरा दिता खावना, क्यों बोलना ओम सहना ववतु सहनो भुनक्तु, क्यों बोलना अन्न ग्रहण करने से पहले विचार मन में करना है, क्यों बोलना, ये सब ये शास्त्र में लिखा हुआ ना, मेरा तो लिखा नहीं हुआ कुछ। तो ये सब क्यों बोलना कि हमारा कंसंट्रेशन ऑफ माइंड खाने में रहे। तो मैं व्यूअर से निवेदन करूंगा, हमारी बॉडी का फ्यूल कुछ और नहीं है, कोई और चारा नहीं है आपके पास। इस शरीर को ठीक रखने के लिए खाने के अलावा आप सोचो कि ये मोमोज से ठीक हो जाएगा ये बर्गर से ठीक हो जाएगा, तो नहीं, उसके लिए आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट, आपको अच्छे से फ्रूट, ढेर सारा फ्रूट। हम मुझसे पूछते हैं कितना फ्रूट खाना, तो बॉडी वेट का 1% फ्रूट खा लो, उतना ही सैलड 2 हिस्सों में बांट के 12 बजे खा लो, शाम को खाने से पहले खाना ना 1 घंटा पहले। हम खाने के साथ सबसे पहले, बहुत सारे ये शिकायत करते हैं ना कि बच्चा जैसे ही हॉस्टल में गया जी, या होटल में खाना खाता ना, वहाँ अच्छा खाना नहीं है, बीमार नहीं, कोई होटल वाला नहीं चाहता कि उसका खाना खा के कोई बीमार हो जाए। राइट। तो होटल वाले भी अच्छा बढ़िया बनाते हैं आजकल, इतना सब स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, लेकिन वहाँ सिस्टम क्या है कि जैसे ही आप टेबल पे बैठेंगे तो आपके पास सबसे पहले क्या आता है? पानी। क्या करते हैं फिर? पहले उसको कंज्यूम कर लिया, पहले 1 गिलास भर के पानी पी लिया, फिर आ गया सैलेड, फिर धीरे धीरे करके जब तक ऑर्डर आता है तब तक एक करके वो 80% वाटर वाली चीज आपने वो भी खा ली, फिर आता है खाना, तब तक आपने वो भट्टी तो ठंडी कर दी अंदर HCl कितना डाइल्यूट हो गया पेट का, उसके अंदर फिर आपने डाल दिया खाना। अब ये खाना पचेगा या सड़ेगा?
ये तो सड़ेगा। सड़ेगा तो क्या पैदा होगा? न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा। तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी, और अपने बॉडी को उसको निकालने के लिए जो अलग से जो एक संघर्ष करना पड़ता है वो अलग है। तो इसका बेस्ट तरीका क्या है सर? बेस्ट तरीका है, चाहे आप 2 फुलके खाएं, 3 खाएं, 4, जितनी भूख है, बिल्कुल शांत, मोबाइल टीवी ये सब बंद करो, कोई मन में और ख्याल, खाना खाते खाते प्लानिंग करते हैं, बिल्कुल सही सर। तो खाना खाते समय केवल खाना खाएं। आपको कहीं, मुझे नहीं लगता किसी डॉक्टर में जिंदगी में कहीं डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ खाना प्रॉपरली खाने से ही इतना इफेक्ट पड़ सकता है हमारे 90%। देखो बड़े बुजुर्ग क्या समझाया उन्होंने, क्या बोला उन्होंने, बेटा पेट ठीक तो सब ठीक, बॉडी ठीक, ये सब ठीक जी। एक सिंगल शब्द था, सब ठीक। पेट ठीक तो सब ठीक। अब इसी को ठीक नहीं रखते हैं। भूख लगी है तो रोटी खाने की जगह उसमें 2 बर्गर डाल के कोका कोला डाल देंगे, हो गया तेरा लंच, और पूरी दुनिया को बताएंगे क्या करें साहब, काम करना पड़ता है जी, पापी पेट का स्वाद। उस पेट में डाल क्या रहे हो आप? बिल्कुल। तो आप डाल क्या रहे हो उसमें, तो मिलना तो उसी में से है ना सर। ये चीज़ ना सेल करती है। अब जैसे हमारे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, जैसे मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे किसी का, जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे ये चीज़ें इसलिए सर्व की जाती हैं क्योंकि सर ये चीज़ बिकती है और ये लोग वही बेचते हैं जो लोग खरीदना चाहते हैं। शायद हम लोगों को अपनी हैबिट्स चेंज करने पड़ेंगी, अपना ईटिंग हैबिट्स चेंज करने पड़ेंगी। इस वजह से हम लोग शायद चेंज ला सकते हैं अपनी रूटीन में चेंजेस लाने से मे बी हम लोगों को ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा हमारी बॉडी के ऊपर, हमारी बॉडी ज़्यादा सही तरीके से रह सकती है। आप क्या सोचते हैं सर इस बारे में? ये आदत डालनी पड़ेगी माँ बाप को चाइल्डहुड से। जिस बच्चे के जीभ के ऊपर एक बार लेज का अगर स्वाद लग गया, और आप जानते हैं और जितने सब सुनने वाले देखने वाले सब जानते हैं, इतना व्हाट्सएप पे ये ज्ञान आता है कि क्या केमिकल है उसके अंदर कि जो जीभ के टेस्ट बर्ड को उसके अलावा कुछ और स्वाद नहीं लगेगा। और बच्चे को अगर आपने जन्म से ही मैं एक छोटा सा हॉस्टल चलाता हूँ, 6th क्लास के बच्चे हैं सिर्फ। ओके। तो ये कुछ ऐसे स्लम से बच्चे हैं, तो वो उन बच्चों को, उनके पास मोबाइल नहीं है, और उनका अगर आप टाइम टेबल देखेंगे मॉर्निंग टू 10:30, सुबह 5 बजे से लेकर इवनिंग 10:30 तक 1 सेकेंड उनके पास टाइम नहीं है। बैक टू बैक उनका काम है। उनके पास टाइम ही नहीं है कि मोबाइल में देखें कुछ। आपने शेड्यूल उनका इस तरीके से डिजाइन शेड्यूल ऐसा है। और मैं भी उन माँ बाप में ही आता हूँ कि जो जरा सा बच्चा रोया, अच्छा ठीक है रो मत, ये ले 10 रुपये, जाओ लेज खा लो, कुरकुरे ले आओ। वो एक बार जीभ पे लगा, और आप तो खुद साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं जी। ये ब्रेन में एक बार फीड हो गया कि ये खाना है मुझे, तो फिर घिया, टिंडे, कद्दू, पेठा ये सब माँ सारी उम्र लगी रहे, फिर वो बच्चा करेले नहीं खाएगा भाई साहब, वो वॉमिट कर देगा जी। जी। तो डाइट बचपन से ही, और ये हैबिट हम लोगों को, जो जब मैं ये कहता हूँ चलो बचपन तो निकल गया, जब आपको समझ में आ रही है, जब समझ में आ रहा है तब से शुरू करो। फिर डाइट में क्या खाना है, ये आज मिलेट्स की बात पूरा वर्ल्ड कर रहा है। बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल सर। हमारा मिलेट एयर चला हुआ है सर। हाँ, ये मिलेट्स ईयर है, ये रह गए जो थोड़े दिन और बीच में इसके। तो वो मिलेट्स ईयर मनाया इसलिए है कि इन मिलेट्स के बारे में लोगों को पता चले, इसका यूज क्या है। यही खाना था जो हमारा खाना तो यही था, यही छोड़ दिया हमने। जी, मोटा अनाज जिसको कहते हैं, मोटा अनाज छोड़ दिया जी। वो छोड़ के आज बीमारियां पाल ली हमने। तो अगर मैं मेरी एज के, आई एम ओनली 54 ओनली, तो मैं मेरी एज के जो बाकी मेरे फ्रेंड देखता हूँ तो शाम को 6 गोलियां खा के सोते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल की है, ये शुगर की है, ये इसकी है, ये ब्लड प्रेशर की है, टेंशन की है, ये हाइपरटेंशन की है। सर जो राइस और व्हीट बेस्ड जो फूड है उसमें
शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है और फाइबर कम होता है। इससे जो नेचुरल शुगर लेवल्स है बॉडी का वो भी राइज करेगा। एंड जो मिलेट्स हैं, मिलेट्स में फाइबर और न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हैं और शुगर कम है एज़ कम्पेयर टू ये दूसरे वाले राइस एंड व्हीट। तो इससे फ़र्क पड़ता है। आपका एज कितना है? 27 सर। बाजरा कब खाया था? अभी सर पीछे कुछ ही दिनों पहले। किस एज में बाजरा शुरू? 27 में। 27 ईयर में आपको पता चला कि ये बाजरा जो है, मैं एक छोटा सा बात बताता हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आया, तो वैसे ही आपके जैसा यंग था वो। तो मैं बता रहा था उनको कि बॉस आपका B12 बहुत कम है, आपके विटामिन डी बहुत कम है, तो विटामिन डी के लिए तो धूप ही एकमात्र रास्ता है। वो जो शिव मेडिको से जो मिलने वाली विटामिन डी की 6 गोलियाँ, ये फॉर द टाइम तो है, लेकिन हमारी बॉडी का सेल इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये जान बचा सकती हैं, इसलिए कहा लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं। तो जान बचा सकती हैं आपकी, लेकिन आपको हेल्दी नहीं कर सकती। वो हेल्दी होने के लिए तो धूप लेना ही पड़ेगा। आप धूप लेते हैं रोज, अगर आप 1 घंटा धूप किसी भी तरीके से लेते हैं, मतलब ही नहीं है उस व्यक्ति को जिंदगी में कैंसर हो जाए खाली धूप लेने से। तो आप विटामिन डी के लिए धूप में नहीं जा रहे हैं, आप टैनिंग से डर रहे हैं, पता नहीं पीठ पे क्या हो जाएगा। तो भाई टैनिंग फेस पे नहीं लेनी ना, धूप लेना है आपको। कहाँ लेना है? बैक पे। यस। तो बड़े बुजुर्गों ने बताया बेटा, आग आगे से और धूप पीछे से सेकना चाहिए। अब इसको याद रखो और ऐसे ही फॉलो करो। हमने उसको उड़ा दिया हवा में कि बुजुर्ग ये पढ़े हुए नहीं है। बिल्कुल। 27 साल में आपको पता चला कि मुझे बाजरा खाना चाहिए। मैंने उस नौजवान से बोला कि आपको बाजरा, जौ, ज्वार ये सब खाना चाहिए। ओके अंकल, इट्स बर्ड फीड। तो हाँ, वो उसको बर्ड फीड ही बता रहा है। अब मान लो उसको यही नहीं पता कि ये आदमी के खाने की चीज़ है कि पंछियों के खाने की चीज़ है। तो वो उसको लग रहा है कि मुझे पंछियों का खाना मुझे खाने के लिए बोल रहे हैं। वो कितने दिन खाएगा? वो बहुत कम दिन, शायद एक बार तो उसके वो मेरे क्लिनिक से उठने के बाद हो सकता है बाहर जाके मुझे भी ऐसे कहे कि मैंने फीस क्यों दी डॉक्टर को, ये मुझे बर्ड फीड कह रहा खाने को। शायद ये एक सोसाइटी में भी हमारी एक ये बात है कि हम लोग इसको एक्सेप्टेंस नहीं है अभी इस बात की। आप मानते हैं सर इस बात को? हाँ, वो मुझे 2000 फीस देने के बाद वो समझ में आता है ना उनको। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पहले नहीं समझ में आता, तो ये फीस देने के बाद समझ में आता है जी। ये करना चाहिए, डॉक्टर ने बोला। राइट। सर मैं आपसे, अगर आप कंफर्टेबल हैं और आप बता सकते हैं, मैं आपके बारे में आपसे केसेस के बारे में पूछना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक केसेस या फिर यादगार केस जो कि बिल्कुल ही आपको याद रह गया, आपके दिमाग में छाप छोड़ दी हो, जिसने और न्यूरोथेरेपी के लिए आपके दिमाग में और इज्जत और बढ़ गई हो। ये हाँ, मुझे इज्जत तो मैं ये शब्द मैं मेरे लिए कहूँगा कि मुझे न्यूरोथेरेपी में और ज़्यादा गहरा विश्वास जी वो द बिगिनिंग मैंने 99 में आपको बताया। तो मेरा फर्स्ट केस था, चंडीगढ़ का ही एक बच्चा था छोटा सा, हार्ट में होल था उसके। तो मुझे लगा कि ये बुक में लिखा हुआ है कि ऐसे ऐसे करने से हार्ट का होल जो है। अब हार्ट का होल क्यों होता है ये केवल डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी ने लिखा है। शायद और 10-20 साल में, आज से 40 साल पहले लिखा उन्होंने, कि जिन माओं में फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी उन माओं को ये हार्ट के होल के बच्चे या क्लिफ लिफ्ट या जो जिसको ये होंठ कटा होंठ बोलते हैं, तालू नहीं बना जिनका, ये बच्चे डिफॉर्मेलिटी ऐसी जिनके रहेगी इस प्रकार की कुछ, तो आधा कान नहीं है, ये सारे वो बच्चे हैं जिनकी माओं में फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी थी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके। इसलिए पूरे 9 महीने तक एक फोलिक एसिड की गोली देते हैं। अगर आप सुविधा केंद्र में या कहीं जाएंगे जच्चा बच्चा केंद्र में, तो मस्ट कहते हैं कि ये गोली जरूर खाना है आपको। तो ये डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी ने लिखा है अभी, लेकिन रिसर्च पेपर कहीं ऐसा नहीं है कि किसी ने ये रिसर्च की हो। ये केवल न्यूरोथेरेपी की रिसर्च है कि जिन जिन माओं के रहा उनसे पूछा तो उन्होंने ये फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी उनकी पाई गई उन माओं में। तो ऐसा ये केस, वो 12 mm का हार्ट का होल था और एरोटा जो है वो हार्ट के ऊपर थी। तो मुझे तो ज़्यादा तब नॉलेज तो नहीं थी उतनी हार्ट की, लेकिन जो बुक में लिखा हुआ था एज इट इज़ मैंने ट्रीटमेंट दिया। लगभग
3 मंथ के अंदर उसका दोबारा पीजीआई में चेक हुआ तो हार्ट का होल, ये मेरा फर्स्ट केस था। वो बिल्कुल नॉर्मल बच्चा है और आज तक परमात्मा की दया से वो बच्चा जिंदा है, ठीक ठाक है। जिसको डॉक्टर ने, पीजीआई के डॉक्टर ने ये कह दिया था कि मैं नाम नहीं लूंगा मदर का, मेरे तो मुंह से तुरंत तो निकल जाता हो कई जगह तो आजकल मना करते हैं नाम नहीं लेना। नहीं सर, राइट वो प्रिवेसी तो वो माँ को एक ही बोला उन्होंने कि जा, ये बच्चा बस जब तक जिंदा है इसको फीड करना और इसका सुसु पोटी साफ करना, ये तेरे भाग्य में लिखा है, ये ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। ये मिरेकल से कम नहीं है सर, साइंस है, इट्स नॉट मिरेकल। तो मैं बार बार कहता हूँ ये जादू नहीं है, इसके पीछे की साइंस को सीखो। तो हमने जो पढ़ा है। सेकंड केस था मेरे पास, वो ब्लाइंड था। बरनाला के पास एक गांव है कोटदुन्ना। बाय बर्थ एक आंख से लाइट नहीं था। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर का बीपी हाई हुआ था। मैंने जो शुरू में कहा क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आती है। जी। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर का बीपी हाई हुआ तो उस बच्चे की लेफ्ट आई जो है वो बाय बर्थ, उसमें डॉक्टर ने बोला कि इसमें ये ब्लाइंड, इस आंख से नहीं दिखेगा। और दूसरी आइज में वो बचपन में आपको याद होगा उन दिनों 99 से पहले वो चलता था रामायण और ये महाभारत सीरियल चलते थे और बच्चे, छोटे बच्चे वो झाड़ू का तिनका लेके और वो रबड़ में बांध के ऐसा तीर बनाया, तो उसकी दूसरी आंख में वो डैमेज हो गया तो वो बच्चा टोटल ब्लाइंड हो गया। उसकी सिस्टर एक गांव के अंदर एक सिलाई सेंटर में, तो मेरा वहाँ जाना हुआ। तो वहाँ मैंने उसका छोटा सा एक ट्रीटमेंट सिखाया कि ये अगर इस तरह से कुछ हो तो आँख ये पूरा दोबारा बन सकता है। ये 2 केस ऐसे मैंने एक तो ये केस हो गया और बच्चा 3 महीने में उसको दोनों आँखों से, एक तो बाय बर्थ जो थी उसमें भी और एक जिसमें इंजरी हुई थी, वो दोनों ही उस ट्रीटमेंट से, न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट से दोनों आँखों से दिखना शुरू हुआ। ओके। सेकंड था एक बच्चा जो मैरिड था, बच्चा नहीं था, बड़ा था वो गन फायर हुआ तो आंख में गोली लगी। अच्छा। दोनों आंख में, उन्होंने डॉक्टर ने बोला ये रैप्चर हो गई है तो ये तो नहीं ठीक हो सकती। वो अमृतसर में, चेन्नई में, शंकर नेत्रालय में, फिर रशिया में आइज के काफ़ी रिसर्च है क्योंकि रशिया में रेनिटाइज पिगमेंटोसा एक डिजीज है आँख में, आरपी बोलते हैं शॉर्ट में उसको। तो वो केसेस जो हैं वो काफ़ी उस पर रिसर्च हो रही। तो उन्होंने वहाँ भी फाइल भेजी, उन्होंने भी बोला नहीं अभी ये जितना डैमेज है, डॉक्टर लायत राय मेहरा जी ने कहा ऐसा कुछ भी डैमेज हुआ है तो बॉडी के नेचुरल स्टेम सेल को एक्टिवेट करके आप इसको फिर से रिवाइव कर सकते हैं। राइट, रिवाइव कर सकते हैं। तो मैंने वो वाला ट्रीटमेंट दिया धीरे धीरे करके, वो बलविंदर नाम निकल जाता है मेरे से। तो वो बच्चा बिल्कुल वो बना बिल्कुल ठीक जी। तो जब तक वो आज वो अच्छा खासा वहाँ ठीक ठाक अपना बिजनेस करता है, दोनों आंखों से दिखता है। इनफर्टिलिटी के लगभग बहुत सारे केस हैं जिनमें डिफरेंट टाइप, एक छोटा सा कॉज है। मैं तो व्यूअर से जरूर कहूँगा वो ट्रीटमेंट सीख लेना चाहिए, तो भले का काम है। ऑलराइट सर, बता सकते हैं तो वो खाली यहाँ ये इस हिस्से में ऐसा 12 बार इधर और 12 बार लेफ्ट और 12 बार राइट साइड में रब करेंगे और इसे आधे मिनट के बाद 3 बार रिपीट करना है। ऐसी लड़कियां जिनके हाथ पांव ठंडे रहते हैं, यानी लो बॉडी टेम्परेचर की वजह से कंसीव नहीं होगा। ओके, ये भी एक रीजन है और इसके एलोपैथी में कोई इलाज नहीं। चॉकलेट सिस्ट, पीरियड मेंसेस जो हैं वो खुल के ना आने की वजह से, प्रॉपर ना आने की वजह से धीरे धीरे करके यूट्रस के अंदर एक लेयर जम जाती है जो जस्ट लाइक चॉकलेट इतनी मोटी हो जाएगी, वो चॉकलेट जैसी। और अगर वो बन गया तो उसका एक ही चारा है कि पूरा यूट्रस ही आपको रिमूव करना पड़ता है। अभी तक जो लास्ट मेरे पास इंफॉर्मेशन थी। ओके। और ऐसे में वो बच्चे, उनके भी 2 बच्चे हैं अभी, उनको ट्रीटमेंट दिया और वो चॉकलेट सिस्ट पूरी न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट से वो ठीक हुई और अभी 2 बच्चे हैं उनके पास। रेट्रोवर्टेड यूट्रस मैं तो अगर आप कहेंगे बस जरूर बताइए सर, जरूर बताइए। ये टेक्निकलिटीज बहुत हमारे व्यूअर्स को ना पसंद आती हैं। तो रेट्रोवर्टेड यूट्रस, वो यूट्रस घूम गया अपनी जगह से, ऐसे में कंसीव नहीं होगा और उसको ठीक करने का कोई एलोपैथी में मुझे नहीं लगता कोई ट्रीटमेंट अभी तक किसी ने बताया, क्योंकि मेरे पास जितने आए हैं केस तो ऐसे ही आए हैं, उनके वो नहीं ठीक होता। तो ऐसे लगभग 12-13 केस थे मेरे पास जिनको इस तरीके से
और एक जो याद रखने वाला केस है वो दिल्ली में मेरे पास, वो दिल्ली में मेरे हमारे थेरेपिस्ट हैं, उन्होंने वो ट्रीटमेंट दिया, हम दोनों ने मिलके, मैं गाइड करता रहा उनको। बाय बर्थ यूट्रस बना नहीं माने डेवलप ही नहीं हुआ। ये बैंक मैनेजर थे, उनका एक एम्प्लॉई ने आके बोला, मैम मुझे छुट्टी चाहिए, मेरी बेटी, उसको फर्स्ट टाइम पीरियड आए हैं और वो स्कूल में है, उनके स्कूल से है, वो ज़्यादा डर गई है एकदम से, तो मुझे जाना पड़ेगा। ये जैसे चली गई तो इसको ध्यान में आया, अरे उसकी भी बेटी है और वो +2 में हो गई, अभी पीरियड तो उसको भी नहीं आए। ये अपने काम में इतना मगन है कि वो ध्यान नहीं दे पाए। और ये तुरंत इसने, अब ये बैंक मैनेजर है, एकदम से छुट्टी पे नहीं जा सकती, लेकिन इसने फ़ोन किया और ड्राइवर को भेजा कि बिटिया को तुरंत जो है वो स्कूल से लेके आओ। ओके। और वो गायने वाले के पास गए, उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया तो उन्होंने आके बाहर, ये कोई नॉन थे उनके, तो उन्होंने कहा कि ये तो फॉर्म नहीं है, ये बच्ची कभी ज़िंदगी में माँ नहीं बन सकती। तो वो एक बच्ची के लिए एक माँ नहीं बन सकती तो कितना बड़ा, माँ के लिए कितनी शॉकिंग न्यूज़ होगी वो। और वो एज यूजुअल, और क्या हो सकता है, फिर वो बच्चे को अच्छे साइकोलॉजिस्ट से मिलवाओ, वो उसको समझाएगा कि बेटा तुम नहीं बन सकते, तुम और बड़े रास्ते हैं, तुम गोद ले सकते हो उनको, कोई बच्चा गोद ले सकते हो, और भी तरीके हैं माँ बनने के। तो उन सारे उस पे इनको तैयार करो बच्ची को, जब तक ये शादी लायक हो जाए, तो उसका मन बन जाए कि मुझे शादी, और वो जो लड़का है देखना ऐसा है जो एक्सेप्ट करे कि हाँ ये माँ नहीं बन सकती और मैं ऐसे शादी करूँगा, ऐसी सारी प्लानिंग लेके। लेकिन वो किसी पेशेंट के माध्यम से वो मुझे मिले। फिर मैंने उनको बताया कि नहीं, यहाँ मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है चंडीगढ़ में, अब दिल्ली में ही जो है ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो देन मीतू जैन है, मेरी थेरेपिस्ट है वहाँ, तो उन्होंने वो स्टार्ट किया ट्रीटमेंट। तो लगभग 6 मंथ के बाद जो अलग अलग अल्ट्रासाउंड हुए तो उसमें पूरा यूट्रस डेवलप हो गया। फिर यूट्रस डेवलप हो गया तो फिर पीरियड आने के लिए ट्रीटमेंट देना, तो पीरियड आने के लिए ट्रीटमेंट दिया। तो ये लगभग 1.5-2 साल 3 साल ट्रीटमेंट उसका कंटिन्यूस चलता रहा और इसके लिए वो बिल्कुल नॉर्मल। देन वो शादी हो गई, वो बड़ी छोटी एज में उसकी शादी हो गई, क्योंकि वो ठीक हो गई तो माँ को भी था कि एज अर्ली एज पॉसिबल इसकी शादी कर दूँ, बाद में ना कोई कॉम्प्लिकेशन आए, अभी तो ठीक ठाक है, पीरियड ठीक आ रहे हैं। तो उन्होंने शादी की। शादी के बाद फिर कंसीव होने में थोड़ी प्रॉब्लम आई तो उसका भी ट्रीटमेंट दिया, तो वो तभी ट्विंस हैं। दैट इज सो गुड सर। 2 बच्चे हैं। ये केस मेरे लिए मिरेकल, मैं इसको मिरेकल कहता हूँ कि जो यूट्रस बना ही नहीं बाय बर्थ और वो डेवलप हो गया और फिर पूरा ये प्रोसेस इस थेरेपी के साथ ये कंप्लीट हो गया, तो ये एक मेरे लिए मिरेकल था। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, कोई पैरालिटिक केस थे, कोई बाय बर्थ ब्रेन में कोई प्रॉब्लम थी जिनको कहा गया कि ये। एक और छोटा केस था, बच्चा एक सडन वॉशरूम से बाहर निकला और उसका पूरा एक साइड पैरालाइज हो गया। तो चंडीगढ़ में तो यहाँ एक ही सबसे पहले भागो पीजीआई ले जाओ, तो पीजीआई लेके गए तो वहाँ न्यूरो के डॉक्टर ने बोला कि ये टाइप ऑफ फिट, लेकिन फिट्स में एक साइड पैरालाइज तो नहीं होती है। तो ब्रेन का एमआरआई किया और बाकी ब्लड के टेस्ट किए, कहीं कोई अबनॉर्मलिटी नहीं। अब मैं व्यूअर्स को बताऊंगा, ये एक मुझे 24 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, ये 3rd केस था जिसके बारे में मैंने सुना। और ये एक वायरस है, और न्यूरोथेरेपिस्ट जितने हैं वो जानते हैं कि वायरल ट्रीटमेंट है, छोटा सा, लगभग 1.5-2 मिनट का ट्रीटमेंट है, वो देते ही बच्चा एकदम से वो पूरा पैरालाइज ठीक हो जाता है। और मैंने उसके पापा को बोला, मैंने कहा बस मुझे पहुंचने दो, मैं पहुंचूंगा उस तक मुझे, और मैं ट्रीटमेंट देके 2 मिनट में बाद वापस आऊँगा। ये बच्चा जो आप उठ नहीं सकता बेड से, ये मेरे लिए पानी का गिलास लेके आएगा किचन में जाके, और उसने किया। तो ये केस ऐसे हैं जो देखने वाले को मिरेकल लगते हैं। इसके पीछे की साइंस समझोगे तो मैं समझा,
बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं थोड़ा-सा यहाँ पे ये अपनी तरफ से गेस कर रहा हूँ कि समथिंग समहाउ इट इज़ रिलेटेड टू स्टेम सेल्स? स्टेम सेल्स के केवल स्टेम सेल नहीं, जी, अब मैं बोन्स वीक हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, आज हर 40 प्लस लेडी को, जेंट्स को ये प्रॉब्लम आनी शुरू, पहले लेडीज में ज़्यादा थी, अभी जेंट्स राइट, को भी। राइट, राइट, क्योंकि हम लोगों ने जो खाना शुरू किया अच्छी अच्छी जी। चीज़ें तो उससे में क्या एब्जॉर्ब हो रहा है क्या राइट, नहीं। राइट। कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से होने वाली सैकड़ों तरह की डिजीज हैं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माँ में होगा, तो बच्चा पैदा होगा तो रिकेट्स डिजीज, काइफोसिस डिजीज, जी। वो जो कुबड़ा बोलते जी, हैं जी, एक जी, साइड जी, में, जी, जी। पूरी स्पाइन का साइकोलिसिस, जी, पूरा टेढ़ी जी, स्पाइन होती जी। है। ऐसे कितनी सारी डिजीज के साथ वो बच्चा पैदा होता है कि वो कैल्शियम की कमी है माँ के अंदर, और वो माँ वो कैल्शियम एब्जॉर्ब कहाँ होना है, तो इंटेस्टाइन में एक पार्ट है जहाँ कैल्शियम होना एब्जॉर्ब होना है, और वो काम किसका है, तो एक 125 डीहाइड्रोक्सीकोल कैल्सिफेरॉल नाम का एक केमिकल है जो इंटेस्टाइन में होगा तो कैल्शियम एब्जॉर्ब करके ब्लड को दे देगा। जी। वो वहाँ काम ही नहीं कर रहा है। आपने नूडल बर्गर ब्रेड खा के, आपने पानी पी के, खूब सारा खाने से पहले, तुरंत पहले ढेर सारा पानी पी के, आपने जूस के बड़े बड़े गिलास पी के उसका बेड़ा गर्क कर दिया। इवन जूस सर? यस, अभी कहा ना, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर, किसकी वजह से? आपके दांत ठीक काम कर रहे हैं और आप जूस पी रहे हैं। आप होल फ्रूट क्यों नहीं खा रहे? पूरा फ्रूट खाइए ना, तो इंटेस्टाइन में फाइबर के साथ जो जाएगा वो प्रॉपर क्लीनिंग करेगा, आपको एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। तो ये ठीक क्या करना, ठीक तो इंटेस्टाइन नहीं है, आप ऊपर से गोली खाना शुरू किया तो बिल्कुल छुट्टी में चला गया वो पार्ट। तो आपने B12 की डेफिशिएंसी है, B12 एब्जॉर्ब होना है इलियम में, इलियम काम ही नहीं कर रहा है। इलियम में तो आपने जमा दिया मैदा ढेर सारा वहाँ, तो एब्जॉर्प्शन तो बंद है। और B12 मज़ेदार है, B12 हमारे लीवर में 5 ईयर के लिए स्टोर होता है। आज डेफिशिएंसी है, इसका मतलब आपने स्टोर भी खाली कर दिया, 5 साल से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा आपके। ओके। तो ठीक क्या करना है, कुल मिला के पेट ठीक करना है, इसे ठीक रखिए, इसे ढेर सारा फ्रूट दीजिए, सैलड दीजिए, मिलेट्स दीजिए, मोटा अनाज खाइए, बाकी सब खाइए। बना है सब कुछ खाने के लिए बना है, टेस्ट के लिए बना है, आप उसको पार्ट ऑफ लाइफ बना लिया। पेपर के साथ ब्रेड आ रही, रिक्रिएशनल सिर्फ पर्पसेस के लिए उसको सिर्फ खाना चाहिए। यस, आप त्योहार बने ना, लेकिन हमारे त्योहार तो सारे साइंटिफिक हैं। बिल्कुल सही सर। या नवरात्र मैं कहता हूँ नवरात्र इज अ बूस्टर डोज ऑफ कैल्शियम। आपको कहा गया कि आपको सिंघाड़े का आटा खाना है, सिंघाड़ा उसमें 23% कैल्शियम है। ओके। एक गिलास दूध में 1% कैल्शियम है, तो आपने 23 एक सिंघाड़ा खा लिया, मतलब 23 गिलास दूध पी लिया। वाह। तो सिंघाड़े 9 दिन लगातार नवरात्रों में जो है वो सिंघाड़े का आटा खाना है। और शायद मैं आपकी बात पे ऐड करना चाहूँगा, फास्टिंग से जो गट की क्लेंजिंग होगी वो अलग होगी। वो यहाँ फास्टिंग की जगह सुपर फास्टिंग होती है। यहाँ फास्टिंग का मतलब होता है भी ढेर सारा खा लो ये छोड़ के, रोटी छोड़ के, वो चिप्स हैं, वो पता नहीं क्या क्या आजकल व्रत का ये, और बड़ी बड़ी दुकानों में आजकल बोर्ड लगने शुरू हो गए, यहाँ व्रत का सामान मिलता है। अरे भाई, व्रत ना खाने के लिए और पुरस्कार मिला ना, निर्जला एकादशी, नाम सुना? राइट सर। क्या होता है कि आपको 72 घंटे ना 24 आवर आपको कुछ खाना नहीं है। राइट। तो उस पे इस बार लास्ट टू लास्ट ईयर जिनको 2 को नोबेल पुरस्कार मिला, अब उन्होंने लिखा है फास्टिंग, कि अगर ये पर्टिकुलर डे में आप फास्ट रखते हैं तो आपकी बॉडी में कैंसर सेल नहीं पैदा होता। वाह। यस, ये है निर्जला एकादशी का महत्व। अरे साइंस है, हमारे शास्त्र साइंस हैं, टोटल साइंस। हमारे व्रत, हमारे त्योहार, अरे होली वाले दिन लाल से खेलना, कलर डेफिशिएंसी, रेड कलर की डेफिशिएंसी नहीं होगी जिंदगी में। ये बसंत पंचमी वाले दिन पीला कलर खाना, पीला पहनना, पीला उड़ाना, पतंग उड़ाने पीले रंग के, तो येलो कलर का डेफिशिएंसी ना हो बॉडी में, ओके। तो उसके लिए वो खाना है।
तो यहाँ त्योहार तो बना था साइंस के लिए। हमें याद है जब हम लोग लोहड़ी मनाते थे, अभी आने वाली है, तो मोटे वाला गन्ना आता था, लेके आते थे गांव से स्पेशल, फिर उसको आग में सेक के वो चूसते थे वहाँ उसके आग के आगे बैठ के। तो एक साल के लिए आपको लंग्स आपके क्लियर हो गए, आपको लंग्स से रिलेटेड ब्रोंकाइटिक अस्थमा और ये निमोनिया ये सब नहीं होगा। वाह, ये साइंस है इसके पीछे। अब ये कौन सा मोटा गन्ना, किसके पास टाइम है, पिज्जा मंगा लो। तो आप क्या डाल क्या रहे हैं, उस साइंस तो पढ़ा नहीं। साइंस में उन्होंने सिखाया कि लाइट एक बड़ा, ये तो बड़ा कॉमन है, पंजाब में तो बहुत चलता था कि शाम के समय झाड़ू नहीं निकालना, लड़की पैदा होगी। साइंस क्या थी? साइंस थी लाइट नहीं है, इसलिए बुजुर्गों ने नियम बनाया था, बेटा शाम को झाड़ू नहीं निकालना, घर की कोई कीमती चीज बाहर ना चली। बिल्कुल सही। वो कहते हैं लक्ष्मी चली जाएगी। हाँ, तो वो कहते लक्ष्मी चली जाएगी। समझाया इसलिए था, ऐसे ही समझाते थे। तो वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग समझाया गया। माथे में हाथ रख के नहीं सोना बुरा होता है। साइंस क्या कहती? फर्स्ट एड में सिखाया कि उंगली कट जाए तो रेज योर हैंड। राइट। क्या हो जाएगा? ब्लीडिंग कम हो जाएगी। ब्लीडिंग कम नहीं तो बंद हो जाती है जी। अगर आप ब्लड को थोड़ा और हार्ट को थोड़ा और प्रेशर देना पड़ेगा। इससे ऊपर हार्ट प्रेशर नहीं लेके जा सकता। और बात जब सर से ऊपर चली जाए तो उसमें तो खून जाना ही नहीं है। खून बहता बहता ही। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी है। तो बात और हाथ दोनों सर से ऊपर जाएंगे तो इनमें खून का दौरा बंद हो जाएगा। ठीक। बातचीत में बातचीत बंद हो जाती है, हाथ लेके जाओगे तो हाथ में खून का दौरा बंद हो जाएगा। इसलिए बड़े बुजुर्गों ने कहा कि ऐसा हाथ रख के नहीं सोना, ये बुरा होता है। तो वो ब्लड सप्लाई से कनेक्शन था उसका। चार पे भी बैठ के पैर नहीं हिलाने, बुरा होता है। मामे बीमार हो जाते हैं। मैंने बहुत मार खाई है इसके लिए। तो वो साइंस क्या कहती है? साइंस कहती है अगर वो पुराने वाली चारपाई, अब तो बेड आ गए, डबल बेड, उसमें जगह ही नहीं है, उसमें तो नहीं होती जगह। पुराने वाली चारपाई थी वो, जो इतना मोटी उसकी बाजू थी, वो अगर आप कल्पना करो कि ऐसे नीचे रख के उसको 10 बार ऐसे पैर ऐसे करके देखो, सिंपल, इतनी मोटी बांस का को लठ लेके घुटने के नीचे पैर के इस जगह पे रखो, सर्कुलेशन कम होती है, फट जाएगा कार्टिलेज, पूरा साइनोविकल फ्लूइड जो बाहर आ जाएगा। पैकिंग जो है घुटने की, वो जो लिगामेंट है वहाँ टियर हो जाएगा, इसलिए मना करते थे। अब छोटा बच्चा बीमार है, माँ किसको फोन करेगी? मामा को। तो मामा के पैसे लगने उसको आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये इसलिए कहा गया घर से धन चला जाता है, पैर हिलाने से घर से धन चला जाएगा। तो आपकी बीमारी पे खर्च होगा। आप खाली कुछ शास्त्र में लिखा, सीधा सोए रोगी उल्टा सोए भोगी। उस रोग को लंबे समय तक भोगना तो उल्टा सोना शुरू करो। सीधा सोएंगे तो कोई ना कोई रोग लग जाएगा। गृहस्थी सोए बाएं, कीप टू द लेफ्ट, स्लीप टू द लेफ्ट। और दाएं सोए योगी। किसको कहा गया योगी? कृष्ण को, शिव को, महायोगी। ये सब लोग राइट साइड सोते हैं। विष्णु भगवान राइट साइड, बाबा बालकनाथ राइट साइड, गुरु नानक देव जी राइट साइड, महात्मा बुद्ध राइट साइड। किसी एक की भी लेफ्ट की लेटे की फोटो या मूर्ति नहीं है। जब आप ऐसा कह रहे हैं तो मैं इमेजिन करने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरे को कोई रिकॉल नहीं आ रहा है कि कोई मैंने लेफ्ट साइड में देखा ही नहीं होगा, देखा ही नहीं होगा आज तक। एक भी फोटो मैं 54 का होगा, मुझे तो मिला नहीं कहीं। मुझे भी रिकॉल नहीं हो रहा है। तो ये सब क्यों? हुज योगी हुज भोगी, फिर लिखा उन्होंने। तो हुज गृहस्थी, गृहस्थी माने कोई शादी किया है या नहीं किया इसमें कोई मैटर नहीं है। गृहस्थी माने अगर आप 3 टाइम खाना खाते हैं या 2 टाइम खाना खाते हैं तो आप गृहस्थी हैं। ओके, गृहस्थ में है तो वहाँ खाने से संबंध है गृहस्थ का, शादी होने या ना होने का नहीं है। तो आप 2 टाइम खाना खा रहे हैं तो आपको लेफ्ट साइड ही सोना चाहिए। पंजाबी में, मैं पंजाब के स्कूल में पढ़ा हूँ तो हमारी एक स्कूल की दीवार पे लिखा हुआ था। मैं पंजाबी में भी अगर कहो तो बोल सकते। जरूर सर। तो उन्होंने वहाँ लिखा दीवार पे, कहता खा के मूते लेटे बाएं, काए नू फिर वैर सदाएं।
खाना खा के यूरिन पास करना चाहिए और लेफ्ट करवट लेके लेटना चाहिए। तो ज़िंदगी में कभी वैद्य को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इतनी छोटी सी बात, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खाना पीना, हमारा सोचना, लास्ट आता है इसमें खाना पीना सोचना, खाना पीना सोना सोचना लास्ट है। तो सोचना कैसे? सोच क्या है? मन कहा गया जिसको। तो मन अगर ठीक है तो मन ठीक करने के काम क्या क्या हैं? यार मैंने चंगा लगता है। क्या चंगा लगता है? वो गाय को रोटी डाल के आते हैं, अच्छा लगता है आपको। आप किसी गरीब को 2 घंटे शाम को पढ़ा दिया आपने, 4 बच्चे इकट्ठे करके मोहल्ले के, यार मुझे अच्छा लगता है ये करना। तो ये जो अच्छा लगता है, अच्छे अच्छे काम करिए ना। आप केक लेके मुंह पे मार देते हो हैप्पी बर्थडे टू यू, 200 रुपये 400 रुपये का केक आपने बर्बाद कर दिया जी, सड़कों पे उसको बिखार रहे हो। ये तो यहाँ का अन्न देवता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने ऐसी तैसी कर दी उसकी। बिल्कुल। यही एक केक अपने बर्थडे पे किसी गरीब को दे आओ ना, राइट, तो ज़्यादा खुशी नहीं मिलेगी उससे। बिल्कुल बिल्कुल सर। यहाँ से मैं थोड़ा सा अपने साइकोलॉजी में इसको अगर थोड़ा सा रिलेट करके देखूँ तो 2 चीज़ें होती हैं, फिजियोलॉजिकल हेल्थ और साइकोलॉजिकल हेल्थ। दोनों को कंबाइन करके आपकी ओवरऑल वेलनेस मेंटेन होती है। आपने अभी कहा कि खाना पीना खाना पीना सोना और सोना मतलब सोचना, सोने का पोस्चर। राइट, खाना पीना सोना और सोचना, राइट। इसमें फिजियोलॉजिकल भी आ गया तीनों चीज़ें, और साथ में आ गया लास्ट में मेंटल हेल्थ। ये आज की डेट में 80% डिजीज ड्यू टू मन। जी, वो फिर अगर उनको बोलो कि अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, तो मैं पागल थोड़ी ही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। साइकेट्री से जाके बातचीत कर लो। जी। शुरू में अगर जरूरत है कुछ मेडिसिन की भी, तो वो एक बार एकदम से नहीं, कुछ ये सब नेचुरोपैथी न्यूरोथेरेपी अगर आपको नहीं मिल रहा कुछ, जी, तो कम से कम एक बार जाके योग प्राणायाम आसन, वो मन ठीक होगा तो हो गए ना। जी, मन ही ठीक नहीं है तो रजाई में पड़ा रहेगा, वो बेड पे पड़ा है, मैं बीमार हूँ, वो हिलेगा ही नहीं, तो योगा कहाँ से करवा लोगे उसको? तो दैट उस समय अब आपको शुरू में अगर जरूरत है तो थोड़ा सा एलोपैथी की हेल्प जरूर लेना चाहिए। जी, थोड़े दिन लेके फिर इसको धीरे धीरे करके, इस सारे जितने साइकेट्रिक मैं मिला हूँ अब तक, वो एक ही कहते हैं पेशेंट को कि आपको स्वयं इस बीमारी से बाहर निकलना है। राइट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसको कोई नहीं निकाल कोई नहीं निकाल मेडिसिन सकता। आपको हेल्प कर सकती है थोड़ी सी। बिल्कुल, आपको अगर जाओ हाइपर हैं तो आपको थोड़ा काम कर देगी, ज़्यादा ही बिल्कुल लो हो गए हैं तो आपको थोड़ा एक्टिव कर देगी। यही मेडिसिन है। कौन सी किसको सूट करती है अलग बात है, वो एक डॉक्टर्स जानते हैं जो एलोपैथी के डॉक्टर हैं, किसको कौन सा केमिकल सूट करता है। वो वाले केमिकल से 2 ही चीज़ें हैं ना, या तो हाइपर ज़्यादा हो जाएंगे या बिल्कुल लो हो जाएंगे। Right. बंद कमरे में चले गए जी, बात ही नहीं कर रहे, दीवारें देख रहे हैं सारा दिन बैठ के। तो इसको भी, इस मेंटल हेल्थ को भी न्यूरोथेरेपी के द्वारा ठीक किया जा सकता। बिल्कुल सही सर, बहुत बढ़िया। वाह कितने सारे थीम्स हम लोगों ने डिस्कस किया, कितनी सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करी। यहाँ पे सर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि अपने स्टार्टअप के बारे में। हमने स्टार्टअप शुरू किया है कॉग्निफाई के नाम से। तो ये साइकोलॉजी बेस्ड टेक स्टार्टअप है। हम लोग काम कर रहे हैं ताकि हम लोग प्रोवाइड कर सके मेंटल हेल्थ ईजिली एक्सेस करवा सके हम लोगों को। हम लोग एक AI इनेबल्ड प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जहाँ पे लोग आ सकते हैं और अपनी यूजेज के हिसाब से या अपनी हेल्प के हिसाब से अपने थेरेपिस्ट, साइकाइट्रिस्ट और उनको यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो ये हमने इनिशिएटिव शुरू किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इसकी बहुत ज़रूरत है। और लोग शर्माते हैं जी, मैं फिर मेरे पास तो मैं पेशेंट की डिस्कस करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो बच्चे को प्रॉब्लम है, नहीं ये ना थोड़ा सिर दर्द रहता है इसका, इसलिए ना जी, ये ना थोड़ा शाय है जी, ये ना इसलिए नहीं आता कमरे से बाहर। भाई प्रॉब्लम है तो पुराने बुजुर्ग कहते थे, बोले प्रॉब्लम है तो छत पे चढ़ के बोलो, कोई ना कोई हल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। वाह, नहीं अब बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी सारी बातें डिस्कस करी और मेंटल हेल्थ को रिलेटेड भी हमने ये बात करी। बिल्कुल आपकी बात भी ये बिल्कुल सही है। एंड थैंक यू सो मच कि आपने ये सारी बातें हमारे साथ डिस्कस करी। मुझे खुशी है, मुझे, और मैं व्यूअर्स को ज़रूर कहूँगा कि वो
जो ये कोशिश कर रहे हैं, सब लोग मैक्सिमम इसको एक दूसरे से बात करें। कम से कम प्रॉब्लम है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम्स है, फिर किसको दिखाओ। नहीं, इसकी ना नेचर ऐसी है तो उस नेचर में ना रहें, इसको डिस्कस करें, खुल के बोलें। प्रॉब्लम है तो उसको खुल के बताओ। राइट। आप अकेले नहीं हैं, आप किसी के साथ बात कर सकते हैं, कोई ना कोई आपको सोल्यूशन मिलेगा। यहाँ पे हम अपने अभी इसको रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे जो जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम काम कर रहे हैं, आप वहाँ पे जा सकते हैं कॉग्निफाई के ऊपर, एंड वो सून ही अवेलेबल होने वाला है। एंड अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, आप सर से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में सर की वेबसाइट डाल देंगे, आपका कॉन्टैक्ट नंबर डाल देंगे। जी। हम अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम सर से ज़रूर पूछेंगे। एंड हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप फिर से लौट के आइएगा हमारे पॉडकास्ट पर, बिकॉज आई कैन सी कि आपके अंदर बहुत सारी डेप्थ है, बहुत सारी बातें हैं आपके साथ जो डिस्कस की जा सकती हैं। मैं ज़रूर कहूँगा सबसे, ये जो शब्द है ना मेंटल हेल्थ, इस पे सब लोग खुल के आए, घबराइए नहीं, इसका हल है। जी, थैंक यू सो मच, सर, फॉर कमिंग ऑन द शो, फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट। विद दिस हम लोग रैप करेंगे इस सेशन को, राइट? सो दैट वाज इट, दिस वाज द पॉडकास्ट। हम लोगों ने काफ़ी सारी बातचीत करी आज हमारे पॉडकास्ट पे। हमने बातचीत करी फिज़िकल हेल्थ के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में। हम सर ने बात बताई हमें न्यूरोथेरेपी के बारे में, न्यूरोथेरेपी किस तरीके से काम की जाती है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्या सारी चीज़ें होती हैं न्यूरोथेरेपी में, राइट? बाकी सर से रिक्वेस्ट तो है ही है, सर हमारे पास दोबारा लौट करके आए और हम आगे और बातचीत करें। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हेल्प अस ग्रो एंड stay happy. And that's a wrap. Thank you. Thank you. Cut.